अच्छा जी, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने डिस्कस किए थे। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस डिस्कस करी थी बाय एडम स्मिथ, बाय एल्फ्रेड मार्शल एंड बाय रॉबिन्स। अच्छा, एडम स्मिथ के हवाले से हमने बात करी थी कि इज़ नोन एज फादर एंड फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, उसमें सिंपल उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। यानी उनका मतलब ये था कि बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी नेशन है जिसको वेल्दियर बनना है तो वो कैसे वेल्दियर बन सकती है कि वो 4 चीज़ों पे फोकस करे। कौन कौन सी? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अच्छा, यहाँ वेल्थ से मतलब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि यहाँ वेल्थ से मतलब गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ये वो 4 मेन पिलर्स थे इकोनॉमिक्स के जिन पे अगर कोई भी नेशन फोकस करेगी तो वो वेल्दी बन सकती है। लेकिन स्मिथ को क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों क्रिटिसाइज किया गया था? क्योंकि कहा गया था कि भैया आपने एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो बहुत वेल्थ सेंटर्ड है, जो उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ किस पर है? वेल्थ पे फोकस है। और ये चीज़ सही इस वजह से नहीं है कि इस बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वेल्थ तो इन्वॉल्व होती है लेकिन वेलफेयर इन्वॉल्व नहीं होती है। और अगर हर कोई सिर्फ अपनी वेल्थ देखता रहेगा तो हो सकता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाए जो जिससे दूसरों की वेलफेयर पे नेगेटिव इफेक्ट आए। तो क्योंकि स्मिथ ने डेफिनेशन में वेलफेयर को कहीं डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ वेल्थ पे फोकस करा था, इसी वजह से इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो स्मिथ की बात यहाँ तक तो ठीक थी कि इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी से ही रिलेट करती हैं। और अगर किसी इकोनॉमी को वेल्दियर बनना है तो उन्हें इन चीज़ों पर फोकस करना होगा। ये बात गलत नहीं है। गलत किस सेंस में बन गई कि उसने सिर्फ इन चीज़ों पे ही फोकस करा, उसने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि ये जितने भी काम करने हैं या आपको किस बात को ध्यान में रखते हुए कि वेलफेयर भी अचीव करनी है आपको, सिर्फ अपना मफाद, अपना फायदा नहीं देखना। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि भाई एक मुल्क जब दूसरे मुल्क पे हमला करता है या कब्जा करता है तो वो भी वेल्दी बनने के लिए कर रहा है ना, पावरफुल बनने के लिए कर रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, जो दूसरी नेशन है वो सफर कर रही है। तो ये ऐसा एक्ट है जिसमें वेल्थ तो शामिल है लेकिन वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता हमें। तो हमने इकोनॉमिक्स को जो है वो वेलफेयर से भी एसोसिएट रखना है और ये काम मार्शल ने करा था। उसने इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो वेल्थ से वेलफेयर पे शिफ्ट कर दिया था और उसने कहा था कि हम इकोनॉमिक्स फॉर द सेक ऑफ वेल्थ नहीं पढ़ते, सिर्फ इस वजह से नहीं कि बस वेल्थ कैसे हासिल करनी है, हम इकोनॉमिक्स इस वजह से भी पढ़ते हैं कि उस वेल्थ को यूज कैसे करना है फॉर आवर वेल बीइंग और फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये जो है वो एक एडिशन जो है वो मार्शल की डेफिनेशन में आया था। ऐसा नहीं है कि मार्शल की डेफिनेशन पे किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था, लेकिन वो कुछ जिन चीज़ों पे हुआ था वो अभी इतना डिस्कस करने वाली है नहीं और ना हमारे कोर्स का पार्ट है, तो इसलिए मैं उस पर इतना टाइम नहीं लगाऊंगी। थर्ड, आपके पास जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है वो रॉबिन्स की कही जाती है, और अगर पेपर में किसी न किसी फॉर्म में आपके पास आएगी भी तो रॉबिन की डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। रॉबिन ने कहा था कि यार सबसे पहली बात कि इकोनॉमिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर डिस्कस करते हैं, और ये मैंने फर्स्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में इस पर बात करी थी कि इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, हम उसमें इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे आप कंज्यूमर के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, चाहे आप फर्म्स के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो या गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, ये सब इंसान ही है, ठीक है ना। ह्यूमन बिहेवियर ही है किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा, अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो गालिब के एक शेर में आपको पता चल जाता है कि गालिब का एक सबने सुना होगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इंसानी ख्वाहिशात क्या होती हैं भाई, अनलिमिटेड। हजारों ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी ना, फिर भी कोई ना कोई कसर बाकी रहेगी हमारे दिल में ना कि फलान पूरी नहीं हो सकी, ठीक है ना। तो ख्वाहिशात तो हमारी क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए भाई, और वो रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो और ना सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रॉबिन ने कहा इन रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो भी क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस से क्या मतलब बताया था मैंने, आप दोनों में से कोई बताएगा कि रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्या मतलब है इसका?
हाँ वो ठीक है, वो तो एजुकेशन की बात है कि कहाँ लगाना है। ऑल्टरनेटिव यूसेस की कोई एग्जांपल दे देगा मुझे, मैंने लास्ट क्लास में दी थी। टाइम के रिस्पेक्ट से आप दे दें, या लैंड लेबर कैपिटल के रिस्पेक्ट से भी आप दे सकते हैं। आप कैपिटल बहुत सारे बिजनेसेस में लगा सकते हैं, ठीक है। कैपिटल से मेरा मतलब ज़रूरी नहीं है, पैसा नहीं ले रही मैं यहाँ पे। मैन मेड गुड्स, आप कोई भी मशीन है उसको डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। आप लैंड को डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको लैंड की एक एग्जांपल दी थी कि एक ज़मीन पर आप हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, आप स्कूल यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, आप स्टेडियम भी बना सकते हैं, आप उसको एग्रीकल्चरल लैंड भी बना सकते हैं। तो एक ज़मीन के बहुत सारे यूजेस हैं ना। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने उस लैंड को किस पर्पस में यूज़ करना है, किस पर्पस में एलोकेट करना है। इकोनॉमिक्स आपको यही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिखाती है। हमने इकोनॉमिक्स का मतलब क्या समझा था? इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि विद इन आवर कंस्ट्रेन क्या है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने इस कंस्ट्रेन में रहते हुए अपने रिसोर्सेज को वहां यूटिलाइज करना है, वहां एलोकेट करना है, जो कि उस रिसोर्स का क्या कहलाए, बेस्ट यूज। हर चीज का एक बेस्ट यूज होता है ना, तो हमने अपने रिसोर्सेज को क्या करना है, बेस्ट यूज करना है, ताकि उनसे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग है जो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है। ठीक है जी, आप लोग में से कौन है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? गर्ल्स में आप दोनों की फर्स्ट क्लास है? ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन ली थी। आपकी फर्स्ट है, ऑनलाइन भी नहीं ली थी पहली क्लास। क्या बैकग्राउंड है आपका, साइंस या कॉमर्स? कॉमर्स है, ठीक है। इंटरमीडिएट, सही, फिर भी इट्स ओके, थोड़ा बहुत नाम भी सुना हुआ है तो चलेगा। कौन से कॉलेज से हैं आप? अच्छी होगी फिर तो यार इकोनॉमिक्स हमारी। अच्छा जी, हर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, बिल्कुल। आप कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं, अच्छा ये बिल्कुल, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात भी हो सकती है कि उसको आप किसी अच्छे पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी गलत पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव यूसेस में आपका मतलब ये ज़रूरी नहीं है। ऑल्टरनेटिव यूसेस का सिंपल मतलब ये है कि उसको आप बहुत सारे यूसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बट यस। अच्छा, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस का सब्जेक्ट कहलाता है या आर्ट्स का कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। हम इस क्वेश्चन का आंसर जब देंगे जब हमें पता हो कि साइंस की क्या डेफिनेशन है और आर्ट्स की क्या डेफिनेशन है। तो साइंस के तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप इजीली आपको समझ में आ जाएगी कि साइंस एक ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी का नाम है। किसकी सिस्टमैटिक स्टडी? नॉलेज और फैक्ट्स की, ठीक है, जो कि इवेंचुअली एक कोरिलेशन आपको बता रही होती है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कोई एग्जांपल बताएंगे, कोई साइंस की कोई थ्योरी, कुछ भी जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताना चाहें आप? इंजीनियरिंग में मतलब क्या, फिजिक्स वगैरह में कोई आपकी, मैं साइंस की बात कर रही हूँ, मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रही। इंजीनियरिंग भी साइंस का एक सब्जेक्ट है। क्या क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में, क्या कौन कौन से लॉ हैं भाई? तुम लोग क्या बगैर पढ़े आए हो डायरेक्ट? देखो, आपके जितने भी कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी एक्शन और रिएक्शन वाली बात है ना, कि एक चीज होगी तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, जाहिर आगे से कुछ रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। जैसे कि भाई अगर आप कोई इफेक्ट देखना चाहें तो वो एक कौन सा लॉ था कि भाई ग्रेविटी जो लॉ है कि भाई ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो वो नीचे आएगी, ठीक है ना। इसमें भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। आप बॉल फेंकेंगे तो वो वापस से आपकी तरफ आएगी, ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट। कोई पहले कोई वजह बन रहा है ना, आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो आगे से रिएक्शन आ रहा है, ठीक है ना। देखो,
अगर हम साइंस की मैथडोलॉजी देखें तो जितनी भी थ्योरीज हैं वो डेवलप कैसे हुई कि पहले किसी बंदे ने कुछ ऑब्जर्व करा ना, ऑब्जर्वेशन थी उनकी भी कि भाई ऊपर से कोई चीज़ गई तो नीचे क्यों आई है, ऊपर क्यों नहीं गई, ठीक है ना। और फिर उस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी, ठीक है ना। अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल सा लॉ थ्योरी जो अभी हम चैप्टर 2 में पढ़ भी रहे थे, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड वेरी सिंपल लॉ है, सिंपल हम बायर्स की साइकोलॉजी बताता है। और वो साइकोलॉजी ये है कि जब भी किसी चीज की प्राइस कम होती है तो बायर इनकरेज होता है कि उसको ज्यादा बाय करे। ये कोई मुश्किल बात है, ऐसे ही करते हैं हम। क्यों? जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। भाई सेल लगती है तो क्या होता है, देखा है आप लोगों ने, ठीक है ना। और जब कोई चीज एक्सपेंसिव होती है तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि उनकी बाइंग पावर कम हो जाती है। अच्छा, ये बात पहले किसी ने ऑब्जर्व करी होगी ना, ठीक है, और उसकी बेसिस पर एक थ्योरी डेवलप हुई। थ्योरी क्या बता रही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कैसे बता रही है कि जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। कॉज क्या है, प्राइस का कम होना, इफेक्ट क्या है, डिमांड का बढ़ जाना, ठीक है ना। तो मेथडोलॉजी के लिहाज से इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल किस जैसी लगेगी, साइंस जैसी लगेगी, कि वो ये एक फैक्ट्स को देखते हुए ऑब्जर्वेशन एक हुई है, उसके बेसिस पर जो फैक्ट्स डेवलप हुए उस पर आपने एक थ्योरी डेवलप करी जो आपको क्या बता रही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही है बिटवीन टू वेरिएबल्स। अच्छा, आर्ट्स किसे कहते हैं, आर्ट्स हम कहते हैं इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज। आप लोग की क्लास रूम 1 में आप लोगों को बता दिया, आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज, यानी वो थ्योरीज जो साइंस में डेवलप हुई उन्हीं की एप्लीकेशन का नाम क्या है, आर्ट्स। जैसे कि आप अगर आप स्टडी टेक्स्ट रीड करें तो आपको स्टडी टेक्स्ट में वो एग्जांपल दिखेगी कि वो एक बंदा है जिसने गाड़ी चलाने का मैनुअल वो पढ़ रहा है। भाई पहले गाड़ी में बैठकर ये करते हैं, क्लच दबाएंगे, इस पहले तो ऑब्वियसली आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, देन क्लच दबाएंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे, फिर पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, तो थ्योरी है वो, थ्योरी रीड कर रहा है, थ्योरी पढ़ाई जाती है जब आप कहीं सीखने जाते हैं। तो उसके बाद जब वो प्रैक्टिकली वो गाड़ी चलाएगा तो वो क्या है, आर्ट है। तो जब हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स में आर्ट्स वाला एलिमेंट दिखता है या सिर्फ साइंस वाला एलिमेंट दिखता है, तो हमने बोला यार मैथडोलॉजी के लिहाज से तो बिल्कुल साइंस जैसी है, लेकिन क्या हम इकोनॉमिक्स में जस्ट थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं, नहीं, फिर फायदा क्या रहा, हमने उनको अप्लाई भी तो करना है अपनी इकोनॉमी में। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट भी तो कर रहे हैं थ्योरीज को, ठीक है। एक थ्योरी कहती है कि भाई अगर आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम करनी है, अभी आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, जनरल बात बता रही हूँ, अगर इन्फ्लेशन कम करनी है तो आप क्या करें कि टैक्सेस बढ़ा दें। इसका क्या रिलेशन है कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। टैक्सेस को बढ़ाना इन्फ्लेशन को कम कर देगा, एक थ्योरी ये कहती है। तो सिर्फ आपने पढ़ना तो नहीं है ना, पॉलिसी मेकर ये काम करते हैं, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए टैक्सेस बढ़ा देता है, तो यानी आपको इम्प्लीमेंटेशन भी दिख रही है। आप जस्ट थ्योरी को पढ़ नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, उसको अपनी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, अप्लाई भी कर रहे हो। तो हमने देखा कि यार दोनों के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में साइंस के एलिमेंट भी मिल रहा है मेथडोलॉजी वाला, और एप्लीकेशन के रास्ते देखिए तो हमें आर्ट जैसा भी लग रहा है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, हमने कंक्लूड करा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड एन आर्ट एज वेल, यानी ये साइंस और आर्ट दोनों में आ जाती है, इसमें दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और आगे आपको इसको एक्सप्लेन भी किया गया, जो एक्सप्लेनेशन है मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, उसको दोबारा से रीड कर लें। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो पूछ लो।
डन? कोई मुश्किल बात तो नहीं लिखी हुई? वही बात है कि ना सिर्फ हम इकोनॉमिक इश्यूज़ को बारे में डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बल्कि इनको सीखने के बाद हम उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी इकोनॉमी में। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बेसिकली कौन सा फेज है? आर्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब नेचर के अंदर ही एक और क्वेश्चन आता है, और वो ये क्वेश्चन आता है कि हमने कहा कि भाई इकोनॉमिक साइंस भी है, तो ये कौन सी साइंस है? पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? अगेन इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस किसे कहते हैं। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि पॉजिटिव साइंस डिस्कस व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव साइंस टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी। क्या समझ में आया? जितने भी क्वेश्चंस आपके व्हाट इज से स्टार्ट होते हैं ना, उनका जो आंसर होता है वो फैक्ट्स पे बेस करता है। यानी व्हाट इज से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, तो आपने सिंपल सवाल पूछो व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे, जो फैक्ट है जो आपका नाम है, आप अपना ओपिनियन मेरे ख्याल से नहीं बोलेंगे या मेरा नाम ये होना चाहिए नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मेरा नाम ये है, फैक्ट है ना। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द पॉवर्टी रेट ऑफ पाकिस्तान, तो अगर आपको ये बात पता होगी तो वो आपका ओपिनियन नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने फैक्ट्स देखे होंगे कि डेटा ये कहता है कि पाकिस्तान जो है उसकी पॉपुलेशन इतनी है, पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से। इसका जो आंसर है वो किस पे बेस कर रहा है? फैक्ट पे बेस कर रहा है। क्या अगर आप मुझे आगे से ये बात बताएंगे कि पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मैं बोलूँगी नहीं आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं एग्री करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप अपना ओपिनियन नहीं बता रहे हैं मुझे, आप क्या बता रहे हैं? आप फैक्ट बता रहे हैं। तो जो पॉजिटिव साइंस है वो किन क्वेश्चंस पे बेस करती है? फैक्चुअल क्वेश्चंस पे, और हर कोई उससे एग्री करता है क्योंकि वो डेटा के अकॉर्डिंग वो प्रूव हुआ हुआ है। ये जो आगे मुझे बता रहे हैं कि 500 नंबर पे पाकिस्तान आता है, या पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, या इन्फ्लेशन रेट इतना है, ये अपना ओपिनियन नहीं बता रहे, वो तो फैक्ट बता रहे हैं ना, जो ऑलरेडी प्रूवन, ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है ना। लेकिन मैं इनसे पूछूं कि भाई आपके लिहाज से अगर इन्फ्लेशन कम करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये ओपिनियन है, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी आवर एक्शंस इफ यू वांट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट। आगे से जो ये जवाब देंगे जरूरी नहीं है कि मैं उससे एग्री करूं, हो सकता है मेरा ओपिनियन टोटली डिफरेंट हो उनके ओपिनियन से। ये तो वो है ना जिन पे डिबेट हो सकती है। ठीक है। तो जो नॉर्मेटिव साइंस है ये बेस करती है आपके इन क्वेश्चंस पे कि भाई आइडियली क्या होना चाहिए, और ये ओपिनियन पे बेस कर रही होती है, और ओपिनियंस में डिफरेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है हर कोई उससे एग्री करे। पर जो पॉजिटिव साइंस है किस पे बेस कर रही है? फैक्ट्स पे बेस कर रही है, और फैक्ट्स से हर कोई एग्री करता है। रीड कर लें, एग्जाम्पल के साथ आपके सामने लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी बात नहीं है, न्यू वही बातें हैं जो, और इसका ट्रू फॉल्स भी आ चुका है पेपर में ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, वो मैं अभी बता देती हूँ कि क्या है। समटाइम्स बहुत कम रेशो होता है, लेकिन कभी कभार दे देते हैं। अच्छा, ट्रू फॉल्स इसका क्या है कि पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो ये फॉल्स है। हमें पता है कि पॉजिटिव साइंस फैक्चुअल क्वेश्चंस को डील करती है। एग्जाम्पल्स देखिए आपने, एग्जाम्पल्स इस तरीके से आपसे कोई स्टेटमेंट आ सकती है, वो पूछ सकता है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में आपको 99.9% शुड बी और टू बी की टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, और आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि ये एक ओपिनियन है एक बंदे का। ठीक है, और फैक्ट्स तो पढ़ के ही पता चल जाते हैं ना आपको। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज में भी ऐड करे हुए, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं जरा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे। ये थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा मिलेगी इसमें आपको ना। वैसे तो इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है,
लेकिन कुछ होती है ना डेफिनेशन जब बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो वो थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि यार थोड़ा ड्राई लग रहा है, लेकिन जाहिर है हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है रिलेटेड टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स को 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहली ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? माइक्रो टर्म जो है वो निकली है एक ग्रीक वर्ड से, वो भी एक माइक्रो ही है वर्ड, और इसका मतलब क्या है? स्मॉल। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक याद करने का तरीक़ेकार ये भी है कि जो माइक्रो है उसमें जो ये आई है ये किसको डिनोट कर रहा है? इंडिविजुअल को, यानी स्मॉल लेवल पे जो आप एनालिसिस कर रहे हो। और जो टर्म मैक्रो है उसका जो ए है वो किसको शो कर रहा है? एग्रीगेट को। ठीक है ना, यानी लार्ज लेवल पे जो आपका एनालिसिस हो रहा है। इट डिपेंड्स कि आप क्या एरिया ले रहे हैं। यानी अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो एक स्टूडेंट के बारे में कोई भी एनालिसिस करना वो माइक्रो लेवल का कहलाएगा, और पूरी क्लास के बारे में स्टडी करना वो मैक्रो कहलाएगा। लेकिन अगर मैं अपना यही स्कोप बढ़ा के पूरा इंस्टीट्यूट कर लूँ तो फिर एक क्लास के बारे में स्टडी करना माइक्रो है। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है। लेकिन जनरली हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? एक कंज्यूमर का बिहेवियर, एक फर्म का बिहेवियर, या एक इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। ठीक है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिर हम एक कंज्यूमर या एक फर्म नहीं देखते। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं और ऐसे इश्यूज डिस्कस करते हैं जो सिर्फ एक कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं या एक फर्म को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट अगर आप रीड करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी करते हो? वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड्स कंज्यूमर के लिए टर्म यूज की जाती है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड नहीं, प्रोड्यूसर्स के लिए कभी भी हाउस होल्ड की टर्म यूज नहीं होगी। हाउस होल्ड्स हमेशा कंज्यूमर के लिए यूज होगी। प्रोड्यूसर्स के लिए आप उसको फर्म बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाउस होल्ड नहीं बोल सकते। इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन मेकिंग डिसीजन ऑन द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली इसको समझो तो ये वही वाली बात है, क्योंकि हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में आप ये बात करते हो कि हर इकोनॉमिक एजेंट, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर इंपोर्टर जिसे हम कहते हैं, हर कोई एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो है स्कार्सिटी के लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम, कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। और क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है तो जाहिर है वो डिसीजन लेगा कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट किया जाए। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को कैसे एलोकेट करे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके, फर्म्स अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, गवर्नमेंट अपने लिमिटेड फंड्स को कैसे एलोकेट करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में जो लास्ट एग्जांपल देखी थी, अगर आप लोगों ने वो क्लास ली हो तो याद होगा कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लग्जरी कार्स की एग्जांपल ली थी कि वो लिमिटेड फंड्स है कहाँ एलोकेट करें कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके इकोनॉमी को। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एक फर्म, यूजुअली गवर्नमेंट के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एक्शंस है वो पूरी इकोनॉमी को ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर और फर्म्स के बिहेवियर को आप डिस्कस कर रहे होते हैं और किस तरह के इशूज आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कमोडिटी प्राइसिंग। कमोडिटी टर्म समझ में आती है आप लोगों को? कमोडिटी को हम कमोडिटी गुड्स को कह रहे होते हैं, प्रोडक्ट को कह रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को। कमोडिटी प्राइसिंग यानी मार्केट में आपको दिखता है कि फला चीज़ जो है उसकी प्राइस 100 रुपये है, फला चीज़ की प्राइस 1000 रुपये है, तो ये प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है?
मार्केट में किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है, ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने शॉर्टली आपको बताए थे। इकोनॉमिक्स में देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लेबर की प्राइस क्या है? लेबर को अपनी सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज। ये कैसे डिसाइड होती हैं? क्या हर इकोनॉमी में हर लेबर्स की वेजेस सेम होती हैं? नहीं। तो इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेजेस जो है ना वो इफेक्ट हो रही होती है। तो ये फैक्टर प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? वेजेस और सैलरीज में आप ये कह सकते हो कि यूजुअली कहा जाता है कि जो डेली अर्नर्स होते हैं उनको आप वेजेस बोल रहे होते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारी एक्टिविटीज हम किसमें पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज है वो टोटली डिफरेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी इसकी बात नहीं करती कि क्या एलोकेशन बेस्ट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि वो अज्यूम कर रही होती है कि ये बेस्ट एलोकेशन हो चुकी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप आ रहे हैं ना, तो वो हम अज्यूम करके चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक के जो इश्यूज है वो कौन से हैं? नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी की इनकम, पूरी इकोनॉमी का आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ठीक है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये वो सारे इश्यूज हैं जो कभी भी एक इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करते। खाली भाई महंगाई है ना, किसी ना किसी फॉर्म में सबको इफेक्ट करेगी। कैसे? भाई एक बंदा कहता है कि भाई महंगाई है या स्पेशली बेरोजगारी है, तो पहली बात तो ये कि किसी एक बंदे के अनएम्प्लॉय होने से हम नहीं कहते कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। मेजॉरिटी लोग अगर हो रहे होंगे तभी हम एक इशू क्रिएट होगा अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरी बात ये कि अगर हम कहते हैं कि भाई कुछ लोग ही अनएम्प्लॉय हैं, मतलब हर कोई तो अनएम्प्लॉय नहीं है ना, तो पूरी इकोनॉमी का इशू कैसे हुआ? ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मजीद इश्यूज क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट क्राइम्स, रॉबरी, ये सब चीजें, इफेक्ट तो और भी लोग होंगे ना। ठीक है, तो यानी ये वो इश्यूज है जिसका इफेक्ट मोर और लेस पूरी इकोनॉमी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन इश्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको चैप्टर्स की क्लासिफिकेशन बताऊं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिखाए थे कि हमारे जो सिलेबस है वो उसमें हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करना है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो तो बेसिक है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, वो इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। ठीक है ना। चैप्टर 2, 3 एंड 4 ये बेस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अगर हम एक ही मेन कैटेगरी में डालें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। हालांकि माइक्रो के चैप्टर्स कम हैं, लेकिन इट डिपेंड्स, पर सम टाइम माइक्रो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल लगती है। माइक्रो इज मोर टेक्निकल देन मैक्रो, या मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, वो अगर आप डिस्कस करें, क्योंकि मैक्रो जो है ना इट इज़ मोर रिलेटेबल, आपके लिए रिलेट करना मैक्रो को थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। माइक्रो की जो थ्योरीज वगैरह हैं उसमें अजम्पशंस वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो सम टाइम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फील हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन उस पर बात करेंगे कि अजम्पशंस किसी भी थ्योरी के लिए लेना क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो वे है चैप्टर 1 को कवर करने का वो ये रहेगा कि मैं चैप्टर 1 की जो टोटल स्लाइड्स हैं वो ऑलमोस्ट 35 हैं। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को अभी इनिशियली 19 स्लाइड्स कवर करवाऊंगी। अच्छा, क्यों? तो 19 स्लाइड्स में वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको कवर किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो 19 स्लाइड्स कवर करने के बाद मैं अभी चैप्टर 2 पे आ जाऊंगी। बाकी की जो स्लाइड्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो वो जो बाकी की स्लाइड्स है वो जस्ट रीडिंग मटेरियल है आप लोगों के लिए, वो आप बहुत इजीली उसको बाद में समझ जाओगे। अभी पढ़ाऊंगी तो बोरिंग भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा लेगा। ठीक है ना। और इसके बाद हम चैप्टर 2 पे आ जाएंगे। अच्छा, ये छोटी सी स्लाइड मैंने ऐड कर दी थी, मुझे लगा कि ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। तो मैं बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि भाई नीड्स जो हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी, जिनके बगैर सर्वाइव करना मुश्किल है, और ये लिमिटेड होती हैं। जैसे एक स्लोगन आपने सुना होगा ना, रोटी कपड़ा और मकान, यही हमारी नीड्स हैं। ठीक है ना। जबकि जो वांट्स हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें कंफर्ट्स और लग्जरीज आ जाता है।
तो ये डिफरेंस है नीड्स और वांट्स का। चलें, अगेन ये एक छोटी सी स्लाइड है रिलेटेड टू एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आप इसको गो थ्रू करें तो इतनी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई बात नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 इकोनॉमिक एक्टर्स हैं जिनको आप इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं। बेसिकली ये टर्म किनके लिए यूज़ हो रही है? उन लोगों के लिए यूज़ हो रही है जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में डिसीजन ले रहे हैं। और हम कहते हैं कि ये 4 इकोनॉमिक एजेंट्स या पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 ऑब्वियसली कंज्यूमर, जिसको आप हाउस होल्ड कहते हो। नंबर 2 फर्म्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं आपके। नंबर 3 गवर्नमेंट एंड नंबर 4 फॉरेन ट्रेडर्स। अच्छा, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप लोग ना जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा सा रीड करो और फिर मैं समझाने की तरफ आऊँ या आप लोगों से पूछूँ। इससे ये होगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अपना इनपुट मुझे दोगे ना। किसी ने बुक रीड करी है अभी तक? आप लोग ग्रुप में थे, मैंने मटीरियल सेंड करा था ना, आई थिंक बिकम सी वाले, उसमें मुझे को याद पड़ता कि मैंने करा था। आप लोग किसी ग्रुप में हो? आप दोनों, आप तीनों बल्कि बिकम सी वाले ग्रुप में हो? एक सेकंड मैं देख लूँ, चले आप लोग रीड करें जब तक। किया तो है मैंने, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने बाद में ज्वाइन करा हो, तो आप लोगों तक नहीं आया हो। मैं भी शेयर कर देती हूँ दोबारा से। तो ऑब्वियसली हम रजिस्ट्रेशन का भी मैं इतना वेट नहीं कर सकती, जब जितना पढ़ाया है जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक कुछ रीडिंग मटेरियल तो होना चाहिए आपके यहाँ तक। मैंने शेयर कर दिया, तो आप लोग रीड करिएगा बुक भी। इंटर वालों का अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया ना? आपका आ गया? भी नहीं आया। कॉमर्स अच्छा आपका है ना, कॉमर्स वालों को नहीं आया। आपका आखन बोला, कहाँ से किया आपने? क्या हाल है वहाँ पे पढ़ाई का? क्या हाल है वहाँ पे पढ़ाई का? अच्छी है। तो फिर अभी मैंने तुमसे कोई थ्योरी पूछी तो तुम्हें थ्योरी क्यों नहीं याद आई फिजिक्स की? मुझे लगा तुमने इस तरीके से बोला ना कि बस मतलब शायद सम टाइम जो स्टूडेंट्स अक्सर बहरा या इधर से आ रहे होते हैं वहाँ पे तो आपको पता है पढ़ाई का क्या हाल है। हाँ जी, कंज्यूमर के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, आई होप कि आप लोगों ने उसको पिक करा। कंज्यूमर के नाम से हमें पता है ना कि कंज्यूमर का क्या, देखो उन्होंने सबके फंक्शंस को सेग्रीगेट कर दिया है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कंज्यूमर किसे कहते हैं। हमें एक बात तो पता है कि नाम से कि कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है उसको हम कंज्यूमर कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात इन्होंने फंक्शन में ऐड करी है। इसका क्या मतलब है? यानी हाउस होल्ड ना सिर्फ वो है जो कि कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म्स को अपनी सर्विसेज भी दे रहा है। ये बात क्यों ऐड की गई? ये तो नहीं, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, प्रोडक्शन में अपनी सर्विस दे रहा है, प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर तो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर नहीं है लेबर। इस वजह से कि विदाउट अर्निंग आप
कंजम्पशन कैसे करेंगे? तो कंज्यूमर वो है जो अर्न कर रहा है, सर्विसेज देकर इनकम अर्न कर रहा है और फिर इनकम को खर्च कर रहा है कंजम्पशन के ऊपर, ठीक है ना। और आगे उसकी डिसीजन मेकिंग लिखी हुई है कि वो डिसीजन मेकिंग क्या ले रहा है कि भाई लिमिटेड इनकम है, उसको कैसे डिफरेंट गुड्स के दरमियान अपनी डिफरेंट नीड्स के दरमियान एलोकेट करना है कि आया ये ज़रूरत पूरी करूँ या ये ज़रूरत पूरी करूँ। ये सारी ख्वाहिशात और ज़रूरियात हो सकता है पूरी ना हो पाए, ठीक है ना। फर्म्स किसे कह रहे हैं? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है ना, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या ये क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं? अगेन दे हैव लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारी हो सकता है विलिंगनेस तो बहुत, तो भाई मैं चाहता हूँ फला बिजनेस करूँ या मैं चाहती हूँ फला जो है ना वो बिजनेस करूँ, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, और रिसोर्सेज होंगे तभी वो चीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे हम। तो और समटाइम ये होता है कि रिसोर्सेज में रहते हुए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस को अवेल करना पॉसिबल नहीं होता। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई किस ऑप्शन पे जाएं, और आप ये किस बेस पर डिसाइड करते हो जहां आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो फर्म्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये आपने याद रखना है, मेन ऑब्जेक्टिव यही कहलाता है। गवर्नमेंट जिसको हम स्टेट भी कहते हैं, ये वो है जो कि पूरी सोसाइटी को, पूरी इकोनॉमी को चला रही होती है अपने लॉ वगैरह के थ्रू, और अगेन ये भी डिसीजन मेकिंग ले रही है। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है? जो डिसीजन मेकर है ना, ये क्या डिसीजन मेकिंग ले रही है? वही के लिमिटेड फंड्स हैं और उनको एडुकेट करना है बिटवीन डिफरेंट सोशल नीड्स कि किस सेक्टर पे कितना लगाना है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। और लास्टली हमारे पास कौन आ जाते हैं? फॉरेन ट्रेडर्स, जिनको आप इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भी कह सकते हैं। डिफरेंस आप लोगों को पता होगा। इंपोर्टर्स कौन होते हैं? जो दूसरी इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, और एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं? जो सेल कर रहे होते हैं गुड्स या सर्विसेज। गवर्नमेंट में पिछली बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। और गवर्नमेंट जो डिसीजन, हर इकोनॉमिक एजेंट जब कोई डिसीजन मेकिंग लेता है तो वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहा होता है, वो आगे का कॉन्सेप्ट है, आएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्लाइटली डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन डिटेल में इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जिन इनपुट फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये हमारे पास 4 आ जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। हमने कैटेगराइज कर दिया इनको ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में। लेबर और एंटरप्रेन्योर ह्यूमन फैक्टर्स में आएगा और लैंड और कैपिटल नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में आएगा। अच्छा, ह्यूमन फैक्टर्स में जो डेफिनेशन है वो वही डेफिनेशन है जो इन जनरल हमें समझ में आती है। इन जनरल हम लेबर का जो मतलब समझते हैं या एंटरप्रेन्योर का जो मतलब समझते हैं वही मतलब है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी। इकोनॉमिक्स में भी लेबर किसे कहते हैं? जो भी ह्यूमन एफर्ट्स हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल एफर्ट हो। यानी अभी इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें ज्यादा एफर्ट्स क्या है? मेंटल एफर्ट है, ठीक है ना। एक लेबर बाहर रोड ब्रेकिंग या माइनिंग या इस किस्म की कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा है, ठीक है ना। हर काम में फिजिकल और मेंटल दोनों एफर्ट्स ही शामिल होती है, लेकिन किसी में फिजिकल एफर्ट ज्यादा होती है, किसी में मेंटल एफर्ट ज्यादा होती है। तो इन जनरल भी हम यही मतलब लेते हैं ना लेबर का कि किसी किस्म की ह्यूमन एफर्ट जिसके बदले में आपको क्या मिल रहा हो? रिवॉर्ड मिल रहा हो, आप इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में भी लेबर का मतलब यही है। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? जो क्या कर रहा है? बेसिकली 3 फैक्टर्स कंबाइन कर रहा है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको कंबाइन कर रहा है और कोई न्यू चाहे वो बिजनेस वेंचर कोई भी हो सकता है और उसको स्टार्ट कर रहा है। और बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एंटरप्रेन्योर का वो क्या है कि वो रिस्क ले रहा है। वो रिस्क ले रहा है। रिस्क कैसे ले रहा है? जरूरी नहीं है कि वो जो स्टार्टिंग जिस चीज की ले रहा है वो कामयाब हो, लॉस भी तो हो सकता है। ये रिस्क लेबर नहीं ले रहा, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन लेबर एंड एंटरप्रेन्योर।
लेबर को पता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी मिलेगी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन लॉस में क्यों ना जा रही हो। लॉस कौन बेयर करेगा? एंटरप्रेन्योर बेयर करेगा। ये रिस्क लेबर तक नहीं पहुंच रहा। ये इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस है। अच्छा, ये जो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि ह्यूमन फैक्टर्स में जो डेफिनेशंस हैं वो वही डेफिनेशंस जो इन जनरल हमें पता है। अगर मैं वैसे ही आप लोगों से पूछती कि लेबर किसे कहते हैं या एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं तो आप यही डेफिनेशन ही बताते हैं मुझे। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में होता है। कैसे? लैंड से जनरली हम क्या मतलब लेते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं भाई जमीन लैंड किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे भाई सरफेस ऑफ द अर्थ जो है उसको लैंड कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में ये डेफिनेशन बहुत ही नैरो है। इकोनॉमिक इसको बहुत ब्रॉडर सेंस में देखती है। इकोनॉमिक्स कहती है लैंड क्या है और नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, वो चीजें जो नेचर ने हमें फ्री प्रोवाइड कर दी हैं, वो सारी की सारी किस डेफिनेशन में आती है? लैंड की डेफिनेशन में आती है। और ये डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है इन जनरल जो हम लैंड की डेफिनेशन ले रहे होते हैं। यानी इसमें सॉइल भी आ जाएगी, आपकी मिनरल्स भी आ जाएंगे, मेटल्स भी आ जाएंगे, फॉरेस्ट भी आ जाएंगे, आपके ओशन सी वगैरह ये सब भी आ जाएंगे। सारी की सारी लैंड की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं। जितनी भी चीजें हमें नेचर में दी हैं वो सब किस में आ जाएंगी? लैंड की डेफिनेशन में आ जाएंगी। एक मेजर डिफरेंस है। और जब आप लैंड से कैपिटल में आते हो तो आपको एक कैपिटल का इटसेल्फ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन जनरल जो हम समझ रहे होते हैं। और लैंड और कैपिटल में क्या डिफरेंस है वो आपको डेफिनेशन के स्टार्ट में ही पता लग रहा है। लैंड डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? नेचुरल रिसोर्सेज। कैपिटल में क्या लिखा हुआ है? मैन मेड रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये कौन से रिसोर्सेज है? मैन मेड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो किसने बनाए हैं? इंसानों के बनाए हैं। और इंसान इन रिसोर्सेज से कर क्या रहा है? यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ऐसी चीजें जो इंसान की बनाई हुई हैं और इंसान से क्या कर रहा है? दूसरी चीजें बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, फैक्ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा। प्लांट से हमारा मतलब नेचुरल वो पौधे नहीं है, मशीनरीज नहीं है, ठीक है ना। ये सारी कैपिटल की डेफिनेशन में आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं यार एक चीज तो लिखी है, पैसा कहाँ है यहाँ पे? हम तो इन जनरल जब कैपिटल की टर्म यूज करते हैं तो उससे हमारा मतलब क्या होता है? मनी होता ही नहीं होता। हम कहते हैं फला बिजनेस के लिए कितना कैपिटल चाहिए, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। और अकाउंटिंग वगैरह में भी आप ये चीज देखोगे कि अक्सर आप कैपिटल से आपका फाइनेंशियल कैपिटल आप ले रहे होते हो, मनी ले रहे होते हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इस वजह से क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा रहा होता है। आपने याद रखना है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं, जाहिर है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक व्यू होता है। इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि मनी कैपिटल के अंदर काउंट नहीं होती। मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन आएगा, वो 4 एग्जाम्पल्स दे देगा आपको और वो पूछेगा कि इसमें कैपिटल कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड कैपिटल। ठीक है ना, उसमें मशीनरी तो कैपिटल है, उसमें मनी एक ऑप्शन दिया हुआ होगा उसने आपको, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है? वो क्यों कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि डायरेक्टली कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता पैसा कुछ भी। अगर आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज है ही नहीं, पैसा है लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहे हैं, जितनी मशीन जितना सब कुछ यूटिलाइज हो रहा है, अब आपके पास मजीद और कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो पैसा इटसेल्फ खाली कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पास 1 लाख 1 करोड़ ही क्यों ना हो, उस 1 करोड़ को डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं बदला जा सकता। आप उस जितने भी आपके पास पैसा होगा उससे आप कोई कैपिटल खरीदोगे ना, कोई मशीनियाँ बनाओगे, मशीन वगैरह फैक्ट्री बनाओगे या कुछ करोगे और उसके थ्रू प्रोडक्शन होगी, तो इनडायरेक्टली तो प्रोडक्शन हो सकती है पर डायरेक्टली पैसा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इस वजह से इकोनॉमिस्ट कैपिटल की डेफिनेशन से मनी को निकाल देते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कुछ पूछना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन में? आपकी भी फर्स्ट क्लास है, आपने ली थी फर्स्ट क्लास?
फर्स्ट है, अच्छा सेकंड है। ये एक पेपर जो सर्कुलेट कर देना अली, अगर आपके पास है कोई रफ पेपर कोई जिसमें आप लोग अपना नाम मेंशन कर दें, अटेंडेंस। ये इतने बड़े रजिस्टर में से मत निकालना, मुझे बहुत दुख होता है। तुम लोगों के भी बड़े ही रजिस्टर हैं यार, चलो तुम निकाल लियो। कोई रफ पेपर टाइप का होता है ना, वहीं से अटेंडेंस शुरू कर दो। तो अटेंडेंस इस वजह से इम्पॉर्टेंट होती है, मुझे नाम बहुत मुश्किल से याद होता है ना, मुझे थोड़ा सा याद हो जाए कि भाई कौन कौन है हमारी क्लास में। अच्छा, साथ साथ कंटिन्यू करें, आप लोग बस नाम लिख लें अपना और ऊपर डेट लिख लीजिएगा। रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में स्लाइड में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके ज़ाहिर है वो जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी यूटिलाइजेशन हो रही है उसके बदले में उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सिंपल से बताऊं तो मैं आपको बहुत जल्दी ये स्लाइड बता सकती हूँ कि भाई आपको पता है कि लेबर का रिवॉर्ड क्या है, वेजेस और सैलरीज। लैंड का रिवॉर्ड क्या बोलेंगे, लैंड का रिवॉर्ड यानी जो लैंड ओनर है, ये एसटीटी जिसकी ये जो जगह है ये जिस बंदे की है उसको रेंट मिल रहा है ना, ठीक है ना, तो लैंड का रिवॉर्ड रेंट है। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट को कहा जाता है कि कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है। और एंटरप्रेन्योर का क्या रिवॉर्ड है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना इतनी डिटेल इस वजह से ऐड करी है कि भाई ये जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनके नाम को भी मैंने थोड़ा सा बोल्ड करा है, सैमुअल्सन, बेनहम, मार्शल, इनकी थोड़ी सी वर्डिंग्स ऐसी हैं कि वो आपको मुश्किल लग सकती हैं, ठीक है। और मैंने इस वजह से इनको ऐड कर दिया कि इन केस कि कभी आईकैप आपको इनकी वर्डिंग्स के फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स दे दे। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंटरेस्टिंग रेंट की है, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। इसको रीड करें, थोड़ा सा एनालाइज करें क्या कहना चाह रहा है वो। मैं चाहूंगी कि आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करे। पेपर ले लीजिएगा। क्या नाम है आपका? अजीज। अजीज, कुछ समझ में आ रहा है सैमुअल्सन क्या कहना चाह रहे हैं? क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ दे दें, अली ले लें, फिर पीछे दे दीजिए। कुछ भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ जो आपको जज करेगा, और कोई किसी के आंसर पे या क्वेश्चन पे एक दूसरे को जज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी मिस्टेक कर सकती हूँ। तो आपके जहन में अली सारे जवाब तुमने नहीं देने हैं, मैं अजीज से पूछ रही हूँ। अजीज क्या समझ में आ रहा है? वो कह रहा है रेंट उस फैक्टर को यूज करने की पेमेंट है जिसकी सप्लाई फिक्स है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? कुछ भी दिमाग में आया? कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में? हाँ भाई गर्ल्स, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? आपका क्या नाम है? अदन। अदन, कुछ समझ में आ रहा है? फिक्स एंड सप्लाई कैसे? आपने पीछे दे दिया पेपर? अली आपने दे दिया पीछे? ये मुझे पहुंचा दीजिएगा अली सर। भाई ये लॉजिक्स तो बहुत कॉमन है इकोनॉमिक्स में, तो आती रहेंगी। तुम लोग सिंपल लॉजिक पे खामोश हो गए हो। तुम लोग को पता है कि रेंट किसकी पेमेंट है? लैंड की। तो लैंड की बात हो रही है कि फिक्स एंड सप्लाई क्या है? लैंड। लैंड की डेफिनेशन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई कम या ज़्यादा करना हमारे इख्तियार में है?
ये तो नेचर ने प्रोवाइड करी हुई है ना, जितनी प्रोवाइड करी हुई है उसकी सप्लाई फिक्स है, हम बढ़ा या कम नहीं सकते। कम तो शायद फिर भी कर सकते हैं उनको यूज करके, एक्सप्लॉइट करके, बढ़ा नहीं सकते। तो इनकी सप्लाई क्या है, फिक्स है, जितनी नेचर ने हमें देती है उतनी ही है हमारे पास। बेसिकली ये मैं इस वजह से इतना पूछ रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके की कोई ब्लैंक दे दी उसने कि डैश इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई, कि किस चीज को यूज, वो चीज जिसकी सप्लाई फिक्स है उसको यूज करने की पेमेंट क्या है। तो आपके पास 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो आप किस टर्म पे वर्क करेंगे, फिक्स इन सप्लाई पे। तो बिल्कुल भी नहीं, क्यों, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती इकोनॉमी में, न्यू फैक्ट्रीज बनती हैं, न्यू मशीनरी आती है, कैपिटल एडिशन होता है, लेबर फोर्स में भी इजाफा हो रहा होता है, लेकिन लैंड की सप्लाई फिक्स है। तो जैसे आप टर्म करेंगे फिक्स इन सप्लाई, आपको कौन से क्लिक करना चाहिए, कौन से फैक्टर की बात हो रही है, लैंड की, और लैंड की पेमेंट क्या है, रेंट है, ठीक है। बाकी आई थिंक इतनी कोई वो नहीं है। वेजेस का कह रहा है, अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, के कॉन्ट्रैक्ट होता है वर्कर से एम्प्लॉयर का कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको इतना दिया जाएगा, ठीक है, वेजेस के बारे में बात हो रही है। इंटरेस्ट, कैपिटल को यूज करने की जो पेमेंट है, जो प्राइस है वो इंटरेस्ट है। प्रॉफिट क्या है कि एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि भाई जो भी वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसके नतीजे में जो भी वो अर्न कर रहा है, और जो अनसर्टेनिटी बेयर कर रहा है कि आया आगे क्या होगा, उसका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये वैसे भी बहुत डेफिनेशंस है ना। अच्छा, ये वो पार्ट है, मैं ये 19 स्लाइड जो हम अभी करेंगे, ये वो पार्ट है जिससे क्वेश्चनिंग बहुत कम होती है, बट रिलेटिवली जो आईकैप में जो उसका ट्रेंड है उसमें इन पार्ट से क्वेश्चनिंग काफ़ी कम हो रही होती है, ठीक है। देखो पहली बात तो ये कि ड्यूरिंग ये जो पूरा आपका कोर्स है इसमें कुछ क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछना। एक ये कि मिस कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और किस चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं दूसरे से, रीज़न बताऊँ मैं आपको। कैफ के अंदर जाओगे ना, हर टीचर से ये बात पूछना कैफ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि कोई आपके सब्जेक्टिव भी आ रहे हैं ना, थ्योरी है उसमें ये है कि भाई इकोनॉमिक्स भी जब थी तो बाकायदा हमें गेस बनाया करते थे, ठीक है ना, हमें मुझे आइडिया हो गया था कि भाई इस चैप्टर से 10 मार्क्स आपको लाजमी आना है। आप भी जो ट्रेंड है ना, आगे मैं आपको बताऊं कि होता क्या है। आई के हो सकता है आपको कहीं ना कहीं वेटेज दे रहा हूँ, बट इसमें जो मुझे दिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम हो गया है, तो मेरे जो एनालिसिस है वो ये कि आईकैप के पास देखो एक बना हुआ है क्वेश्चन बैंक। आप इसको इस तरीके देखो कि आईकैप ने लेट से 4000 एमसीक्यूज हैं आईकैप के पास, ठीक है। आईकैप उन 4000 एमसीक्यूज में से हर खंड को शफल करके 50 एमसीक्यूज देता है, वो सिस्टम शफल कर देता है, 50 एमसीक्यूज आ जाता है। उसमें कोई वो नहीं होता कि फला चैप्टर में से ज्यादा आएंगे या फला चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल होता है, मैं आपको जो कह रही होती हूँ कि फला एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है ना, वो रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले डिस्कस करेंगे कि कौन से एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आईकैप जो है ना, वो आपको एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ लो कि शफल करके आपके पास आ रहे हैं, और उसमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं हो सकती। आप नहीं कह सकते, कोई आप क्वेश्चन बोलेगा कि मेरे पास से माइक्रो से बहुत एमसीक्यूज है, मैक्रो से रिलेटेड ही कम आए, कोई बोलेगा कि चैप्टर 4 में से बहुत एमसीक्यूज आए, कोई बोलेगा चैप्टर 4 से 1-2 आए मेरे पास। तो कोई वो नहीं है, वेटेज नहीं है कि कोई टीचर आपको ये बात बता सके, ठीक है ना। बता दिया है तो यकीन मत कीजिएगा। आपने सिलेक्टिव वे में नहीं जाना, या ये नहीं कि भाई टाइम नहीं है तो फला चैप्टर छोड़ दें, ऐसा नहीं करना आपने। हो सकता है उसी चैप्टर में से 3-4 एमसीक्यूज आ जाएं, ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन देखो कुछ एरियाज में आपको बता सकती हूँ कि देखो होता है ना सिंपल कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है,
अब मैं अगर एग्जामिनर हूँ, अगर मैं कोई पेपर बना रही हूँ तो मैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से इतना नहीं दूंगी, बच्चों वाली सवाल है ना। वे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, एडम स्मिथ ने अपनी बुक किस सन में लिखी। ये कोई लेवल पे बात होती है ना कि आप लोगों को जो लेवल है उस पर ये क्वेश्चंस जो है ना वो नहीं बनते। तो इस बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम 19 स्लाइड्स करेंगे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इतने टेक्निकल नहीं है, इस वजह से इसमें से इतनी क्वेश्चनिंग नहीं हो रही होती। अगर इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज कहीं छोटी मोटी आ जाती है तो उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वजह से मैं बात बता रही हूँ कि इसमें से क्वेश्चनिंग क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ज्यादातर वो टेक्निकल रखेगा ना अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ये हमारा टारगेट है कि हम आज इसको कंप्लीट कर लें, बाकी देखते हैं। कंजम्पशन के बेसिस पर हम गुड्स को कैटेगराइज करते हैं इनटू 5 टाइप्स। सबसे पहले तो बहुत जनरल सी बात कि गुड्स किसे कहते हैं, तो गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इन इकोनॉमिक्स गुड्स रेफर टू द प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। किसी भी ऐसी चीज को गुड्स कहते हैं जो क्या कर रहा होता है, हमारी किसी जरूरत या ख्वाहिश को पूरा कर रहा होता है और हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है। यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन हो सकता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरीज आ रही हैं उनमें फर्स्ट 2 कैटेगरी आ रही है मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। क्योंकि आपको दिख रहा है कि नाम सिमिलर हैं तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मेरिट गुड्स की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो कुछ बातें हैं जिनसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा ये किस तरह की चीजों की बात हो रही है, और कुछ टर्म्स आपको बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। कह रहे हैं मेरिट गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, हमें नहीं पता पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी किसे कहते हैं, आगे बढ़ जाए। एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सोशल वेलफेयर, हाँ ये बात समझ में आ सकती है कि मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो सोसाइटी की वेलफेयर है उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी अच्छे सेंस में ही ना, सोसाइटी की वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अच्छी चीजें हैं। दीज गुड्स आर एज्यूम्ड टू बी सोशली डिजायरेबल, जाहिर है सोसाइटी की वेलफेयर को बढ़ा रहे हैं तो सोशली डिजायरेबल है, ठीक है ना। दीज मे बी अंडर कंज्यूम, अंडर कंज्यूम की टर्म का क्या मतलब है कि जितना कंजम्पशन होनी चाहिए उससे क्या हो रहे होते हैं, अक्सर कम कंज्यूम हो रहे होते हैं। एंड इवन अंडर प्रोड्यूस्ड बाय वे ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट मैकेनिज्म। ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर आप मार्केट पे छोड़ दो, देखो मार्केट में आपको 2 चीजें ट्रेंड दिखेंगे, एक तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको प्योरली प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होगा, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस रखनी है, ये सब बायर्स और सेलर्स के इंटरेक्शन से हो रहा होगा, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें आपको किसका रोल दिख रहा होता है, गवर्नमेंट का भी रोल दिख रहा होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि मेरिट गुड्स वो चीजें हैं कि अगर गवर्नमेंट इनसे हट जाए और मार्केट को छोड़ दे कि वही प्रोवाइड करें इसको, वही बायर सेलर की डिसीजन मेकिंग से सब कुछ हो, तो अगर मार्केट मैकेनिज्म पे इनको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जितनी इनकी कंजम्पशन होनी चाहिए और जितनी इनकी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। अच्छा, क्योंकि ये अच्छी चीजें हैं ना, सोशली डिजायरेबल चीजें, तो उनको ज्यादा कंज्यूम और ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा अगर गवर्नमेंट यहाँ इनको प्रोवाइड नहीं करती और इन पे फोकस नहीं करती तो। अच्छा, तो अब कुछ बातें समझ लेते हैं क्विकली। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्योंकि बुक में ऐड की हुई थी ये टर्म तो मुझे समझानी पड़ रही है, अदरवाइज ये बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और इतना इसकी कोई डिटेल भी नहीं है, बस एक दफा टर्म यूज हो गई है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है वो एक्सटर्नल इफेक्ट जो थर्ड पार्टी पे आ रहा हो। थर्ड पार्टी का बहुत जनरल सा मतलब है, थर्ड पार्टी वो होती है जिससे डायरेक्ट कोई इन्वॉल्व नहीं होती हो। हम कहते हैं ना कि भाई अगर डिसीजन लेना तो थर्ड पार्टी से पूछ लो। थर्ड पार्टी वो है जो बिल्कुल अनबाइस्ड डिसीजन लेगी, उसकी ना बायर से ना सेलर से, कोई बिल्कुल अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग लेगी जो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी इफेक्ट का मतलब ये कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका इफेक्ट थर्ड पार्टी तक पहुंच रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड पार्टी वो है जिसका डायरेक्टली उस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर भी उस एक्टिविटी का
इफेक्ट पहुंच रहा हो, तो हम बोलेंगे ये एक्टिविटी क्या क्रिएट कर रही है, एक्सटर्नैलिटी है, इसमें एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। अब ये एक्सटर्नल इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव इफेक्ट कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझा दूं, मेरिट गुड्स में हम कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है ना, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है। यानी इसका सिंपल मतलब है, आप और मैं इस बात को इजीली समझ सकते हैं कि हमारा एजुकेशन हासिल करना, उसका बेनिफिट हम पर तो आएगा ही आएगा डिफरेंट तरह से। भाई ज़ाहिर है एजुकेशन हमें एक अक्ल शऊर देती है, समझ बूझ दे रही है हमें, ठीक है, हमें बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, चीज़ों को समझने का तरीका, हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर देती है। साथ ही साथ हम आगे लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारे फ्यूचर भी काफ़ी बेस करता है इस पर, हम अच्छा अर्न कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम चीज़ों को अडॉप्ट बेहतर तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें से एसोसिएट कर रही हैं। लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ हम तक महदूद नहीं है। अगर आपकी सोसाइटी में मेजॉरिटी इलिटरेट लोगों की होगी, तो आप ऐसी सोसाइटी को सोच सकते हैं कि वो किस तरह की सोसाइटी होगी। एक इलिटरेट, भाई सही मानों में इलिटरेट कह रही हूँ, हम तो कुछ लोग तो पढ़े लिखे जाहिल है ना, वो उनकी बात नहीं हो रही। भाई कुरान में एक बात बोली गई है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अगर सोसाइटी इलिटरेट लोगों की होगी, तो आपको पता है कि इसका इफेक्ट हर बंदे तक पहुंचेगा। और अगर सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग होंगे, तो एक इंडिविजुअल का पढ़ा लिखा होना दूसरे इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाएगा, जाहिर है, ठीक है ना। आपको बिहेवियर में चेंज आ जाता है, आपके हर चीज में चेंज आ जाता है, फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है। अगर इलिटरेट होंगे तो अनस्किल्ड वर्कर है ना, यानी आपके पास, ठीक है ना, तो ज़ाहिर प्रोडक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे तरीके से। एजुकेशन ही आपको ये सब चीज़ें सिखाती है ना, ठीक है ना। तो बेसिकली एजुकेशन एक ऐसा मेरिट गुड है जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, यानी सिर्फ उस बंदे तक फायदा नहीं पहुंचा रहा, पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंच रहा है। और ये अंडर कंज्यूमर, अंडर प्रोड्यूस क्यों हो सकता है? अगर गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट का रोल दिखता है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, क्यों गवर्नमेंट को ज़रूरत पेश आई? गवर्नमेंट को पता है कि लोग हो सकता है इसकी इम्पोर्टेंस इतना ना समझ सके। जब आप कोई डिसीजन मेकिंग लेते हो, तो वो डिसीजन मेकिंग आप इस बेस पर लेते हो ना, उसमें मेरा फायदा कितना, मेरा नुकसान कितना, ना कि आप उसको देखते हो सोसाइटी का कितना फायदा, सोसाइटी का कितना नुकसान है। कोई सोचता है ऐसे डिसीजन मेकिंग लेता है, शायद ही कोई, बहुत ही कम लोग होते हो। हम सब एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखकर डिसीजन लेता है ना। तो हो सकता है कि जो लोग बहुत गरीब हो, ये एजुकेशन के बारे में सोचते हुए सोचें कि यार एक बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है, फीस भी देनी पड़ेगी, फिर कुछ अर्न भी नहीं, बदले में कुछ मिल भी नहीं रहा है, बेहतर ये कि इसको किसी शॉप वॉप पे बिठा दो, कुछ पैसे मिलेंगे आपको। वो सिर्फ अपना फायदा नुकसान, अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। अगर वो सोसाइटी के लेवल पर देखें तो बेनिफिट हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होगा। तो क्योंकि इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल पे छोड़ दोगे तो ना वो इतना एजुकेशन हासिल करेंगे, और एजुकेशन ज़्यादा हासिल नहीं करेंगे तो जाहिर है इसको ज़्यादा सब दिया भी नहीं जाएगा, प्रोविजन भी इसकी कम होगी। इसलिए आपको मेरिट गुड्स में हमेशा किसका रोल दिखेगा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एक्सरसाइज करते हुए देखिए, गवर्नमेंट को पता है कि इस सोसाइटी के लिए कितनी अच्छी डिजायरेबल है, सोसाइटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप हेल्थ पे बात करें, हमारी हेल्थ हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है ही है, लेकिन सोसाइटी के लिए भी अच्छी है। जितना हेल्थी सोसाइटी होगी, जितने हेल्थी लोग होंगे, प्रोडक्टिविटी भी उतनी अच्छी होगी। और फिर एक को दूसरे से कोई मसला भी नहीं है ना हेल्थ इश्यूज की वजह से, ठीक है ना। हेल्थी सोसाइटी होगी आपकी, ये भी आप मेरिट गुड्स में डालते हैं। हेल्थ के अंदर भी आपको गवर्नमेंट का रोल दिख रहा है ना, गवर्नमेंट को लग रहा है इंडिविजुअल को छोड़ दी तो हो सकता है उसको उतनी इंपॉर्टेंस ना दें। पार्क्स इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी माइंड के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मेरिट गुड्स हैं, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए आपको दिखता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ आपको गवर्नमेंट का रोल भी दिख रहा होता है इसमें। गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैं नहीं आई तो जितना कंज्यूमर, जितना प्रोड्यूस होने चाहिए उतना नहीं हो पाएंगे। अब आते हैं डी मेरिट गुड्स। ये समझना बड़ा आसान है,
मेरिट के ऑपोजिट क्या है? वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करे तो ये क्या क्रिएट कर रहे होंगे? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। गवर्नमेंट का रोल इसमें भी है बिल्कुल। डीमेरिट गुड्स में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कैसी है? फॉर एग्जांपल कहने के एक बंदा स्मोक कर रहा है, उसको अगर आप रोको तो वो हो सकता कहते हैं यार मेरा मसला है, यार मेरा नुकसान है, जो भी है वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट देख रहा है खाली, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि उसका स्मोक करना का जो नुकसान है वो उस तक महदूद नहीं है, उसके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको भी इफेक्ट आ रहा है उसका, ठीक है ना। तो स्मोकिंग ऐसी एक्टिविटी है जिसका नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। जो बराबर में बंदा बैठा हुआ है, ना वो सिगरेट बनाने वालों में ना वो सिगरेट खरीदने वालों में, लेकिन उस तक भी वो नुकसान पहुंच रहा है उस एक्टिविटी का। थर्ड पार्टी इफेक्ट है ना इसमें भी। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है? इसका टोटली ऑपोजिट है। अगर आप इसको मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दोगे तो ये ओवर कंज्यूम और ओवर प्रोड्यूस हो जाएगी। गवर्नमेंट इसको क्या करती है? इसकी कंजम्पशन कम करने और कम प्रोडक्शन करने की कोशिश करती है, उसको डिस्करेज करने की कोशिश करती है। कैसे? हाई टैक्सेस लगाएगी इस पर, ताकि लोग इसको कम कंज्यूम करें, और कम कंज्यूम करेंगे तो कम प्रोडक्शन होगी। गवर्नमेंट का रोल इसमें भी है। वहां गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? इनकरेज करेगी। कैसे? सब्सिडीज देकर, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की जो फीस है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से बहुत कम है, गवर्नमेंट पर बच्चे पे सब्सिडी दे रही होती है, यानी आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे पढ़ा रही है। सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब यानी मार्केट रेट से कम रेट है। एक चीज मार्केट में एक डिग्री की जो वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में वो कॉस्ट रिलेटिवली क्या होती है? गवर्नमेंट पर बच्चा सब्सिडी दे रही है ना आपको, तो मेरिट गुड्स में सब्सिडीज दी जाती हैं इनकरेज करने के लिए कंजम्पशन और प्रोडक्शन। और डीमेरिट गुड्स में क्या लगाए जाते हैं? टैक्सेस लगाए जाते हैं डिस्करेजमेंट के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? यार हाँ और ना में जवाब दे दिया करो अजीज, हाँ या ना में जवाब दे दिया करो, कुछ तो पता चले कि क्लास में बैठे हुए हो। अच्छा, अब आ जाते हैं, देखिए ये मेरे साथ बड़ा मसला है। जब तक मुझे लगता है सारे बच्चे साथ नहीं है ना, मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाता। मुझे लगेगा सबको क्लियर है तो मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाऊंगी, वरना मैं वही स्टक रहूंगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पब्लिक गुड्स पे। रीड करो इसको और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। मैं ही बोले जा रही हूँ जब से। आपका नाम क्या? मामी क्या बोल? मामी क्या मतलब है? समझदार। कौन सी पहली दफा सुना है मैंने? कौन सी लैंग्वेज का है ये? अरेबिक है। मामी। आपका नाम निम्रा है? मामी, निम्रा, मैमुना, आप हैं? अदना। थोड़ा टाइम लगेगा यार, जब तक माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कुछ क्लासेस में कोशिश करेंगे बार बार याद हो जाए। टीचर्स को मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स के नाम याद होने चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जनरल बातें आपको समझ में आ रही हैं ना, जो बातें आप पिक कर पा रहे हो, बस वो बता दो। और आई थिंक ये दो टर्म्स के अलावा बाकी सारी बातें पिक कर लोगे, ये नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिविटी को छोड़ के। कोई वासिफ, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी मैंने, तुम थोड़ी सी अपनी आवाज़ सुना दें। ठीक है, यासिर कह सकते हैं। तीन मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, बस इससे पहले बता देना। पब्लिक गुड्स को अभी हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बस इन जनरल आपको बता दूंगी मैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में ही इसको एक्सप्लेनेशन नहीं जाएंगे। कोशिश करूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 का जो पार्ट है वो हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर 2 पे आएंगे। जी वासिफ, हाँ मैमुना ना, बट आप पे आ रही, आपके पास आ रही हैं, अगर वासिफ क्लियर नहीं कर पाए तो। जी
एनीथिंग, ये तो मतलब कुछ तो, पब्लिक गुड्स आर रीडली अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी। सिंपल इंग्लिश, क्या मतलब हुआ? आसिफ, कुछ तो बोलो, कुछ भी नहीं बोलना, नहीं बोलना, चलो मैं बोला। इस पब्लिक गुड्स होते हैं जो कि पब्लिक को बेनिफिट है, इसका नुकसान या मुनाफा ज़्यादा ना हो, सबको इक्वली बेनिफिट, सबको इक्वली बेनिफिट हो, ये अच्छी टर्म है जिन्होंने यूज़ करी। सबको इक्वली बेनिफिट पहुँचे, किसी का बेनिफिट दूसरे से कम ना हो, सबको इक्वल बेनिफिट पहुँचे। पब्लिक गुड्स आप लोग के लिहाज से कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मिस मेरिट और पब्लिक गुड्स में क्या डिफरेंस है? तो मेरिट गुड्स में भी तो गवर्नमेंट की प्रोविजन है। तो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, अगर आपसे कोई पूछे तो उसको बोलिएगा कि मेरिट गुड्स में प्राइवेट और पब्लिक प्रोविजन दोनों है। यानी मेरिट गुड्स में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी उस चीज़ को प्रोवाइड कर रही होंगी और गवर्नमेंट का भी रोल होगा, प्योरली गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। लेकिन पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिसमें आपको प्योर पब्लिक का रोल, गवर्नमेंट का रोल दिखेगा। यानी इन चीज़ों को प्रोवाइड करना किसी इंडिविजुअल की बेनिफिट है ही नहीं, यानी उसको फ़ायदा ही नहीं है इन चीज़ों को प्रोवाइड करने में। मैं रीज़न बताऊंगी, क्योंकि एक बात यहाँ पे लिखी हुई है लास्ट लाइन में कि इट इज़ रीडली अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टू हैव एनीवन एक्सक्लूडेड इन द कम्युनिटी फ्रॉम एंजॉयिंग दीज गुड्स। आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उस चीज़ को एंजॉय करने से। तो जब एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है ना, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं मुफ्त में। यहाँ पे एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसको कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। हर कोई मुफ्त में अवेल करने की कोशिश करता है। इसलिए गवर्नमेंट तो हमसे किसी न किसी फॉर्म में ले सकती है, ठीक है, कि प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कॉस्ट कवर करना। मैं मिसाल देती हूँ, देखो इसमें एग्जाम्पल क्या आती है, फिर करेक्टरिस्टिक पे तो आज बात नहीं कर पाऊंगे, टाइम हो गया। डिफेंस सिस्टम, जो नेशनल डिफेंस सिस्टम है, इसका जो बेनिफिट है वो सब तक ही पहुंच रहा है ना। वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और जो प्रोटेक्शन के जो एक सेंस है कि भाई हम प्रोटेक्ट हैं, बॉर्डर्स पे फौज खड़ी हुई है, ये सब जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है जो अभी इंडिया की तरफ से जो हुआ था, सभी प्रोटेक्टेड फील कर रहे थे ना। ऐसा नहीं था कि इकोनॉमी में 2-3 लोग होंगे जिन तक वो नहीं है, भाई आप इससे एक्सक्लूड हैं, आप पे हमला होगा तो हम नहीं बचाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इस एरिया में हमला होगा तो कुछ नहीं करेंगे हम। हर कोई उस बेनिफिट को अवेल कर रहा है, ठीक है ना। और ये नेशनल डिफेंस सिस्टम कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसको कोई इंडिविजुअल नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल प्रोवाइड करेगा वो आपसे लेने आएगा पैसे, भाई हम डिफेंस सिस्टम अपना बना रहे हैं, आप पैसे दे दें, आप पैसे दे दें। अभी सोचेंगे यार मैं नहीं देता तो क्या हुआ, बाकी सब तो दे ही देंगे। और एक दफ़ा ये सर्विस दे दी गई, मुझे तो कोई निकाल ही नहीं सकता इसको अवेल करने से, मुझे ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हर कोई क्या चाहेगा, मुफ्त में वो सर्विस मिल जाए। और जब कॉस्ट ही कवर नहीं होगी तो वो सर्विस कभी भी प्रोवाइड नहीं की जा पाएगी। इसलिए इन चीज़ों को कौन प्रोवाइड कर रही थी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो पब्लिक गुड्स है उनके बदले में आपसे क्या ले रही होती है? टैक्सेस ले रही होती है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट टैक्सेस, ये फोर्स गवर्नमेंट ही कर सकती है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो अभी हमने जो है ना वो डिस्कस करी ही नहीं है। क्या? नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पब्लिक गुड्स में पाई जाती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा डिटेल रिक्वायर्ड है। ये अभी मैं आपको नहीं समझा सकती क्योंकि हमारा टाइम कम पूरा हो गया, बल्कि ऊपर ही हो गए 2 मिनट। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है ना वो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है क्लास में, आफ्टर क्लास जैसे रहे। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्लास में इतना नहीं बोल पा रहे होते, तो आप आफ्टर क्लास लेकिन प्लीज़ पूछना ज़रूर, ठीक है। बुक में सब है, मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आई कैप मेरी बुक से पेपर नहीं बनाएगा, अपनी बुक से बनाएगा, तो मैंने उसकी बुक को फॉलो करा हुआ है।